सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट है, सबको वेलकम करता हूं। आज का वीडियो काफ़ी खूबसूरत होने वाला है। यहाँ पे 2 प्रश्न हम लोग करेंगे। दोनों प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है और वीवीआई प्रश्न है। तो चलिए हम लोग MSN 1 का देखते हैं। ठीक है, कौन सा MSN 1 का काफ़ी खूबसूरत जो है वीडियो हम लोग देखेंगे आज, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला प्रश्न आपके सामने में है, पढ़ा चुके हैं बट रिवीजन वीडियो चल रहा है, तो जो जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है वो हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। प्रश्न है, देखिए, बीमारी के कोई भी बीमारी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसका कारण, लक्षण, जटिलता, निदान, मैनेजमेंट सब चीज़ पूछा ही जाएगा। तो सिर्फ आप दिमाग में ये रखिए कि कौन सा क्वेश्चन है। ओके, तो पहला है स्ट्रोक। स्ट्रोक को ही हम दूसरे भाषा में कहते हैं CVA। आप लोग बहुत नाम सुनते होइएगा, CVA, स्ट्रोक, या इसी को सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं। ठीक है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या इसी को स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको डिटेल से जानते हैं। देखिए, यह एक ऐसा बीमारी है, CVA या इसी को स्ट्रोक कहते हैं। यह एक ऐसा बीमारी होता है जो मस्तिष्क में जो ब्लड का जो सप्लाई होता है, जो मस्तिष्क में ब्लड का सप्लाई होता है वह कम जाता है, रुकावट पैदा हो जाता है, जिसके कारण, अब चूँकि हमें पता है कि ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन भी लेकर जाता है, तो जब मस्तिष्क में ब्लड का संचार, ब्लड का सर्कुलेशन कम जाएगा तो O2 ऑक्सीजन भी कम जाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन कमेगा तो जो कोशिका है, जो सेल है ब्रेन का, न्यूरॉन्स जो है वह नष्ट होने लगेगा, और उस कंडीशन में हमारा ब्रेन जो है क्या होगा, कार्य क्षमता ब्रेन का प्रभावित हो जाएगा। समझ गए? देखिए, ब्लड रिलेटेड है डायरेक्टली ऑक्सीजन से। जहाँ भी ब्लड सप्लाई अवरुद्ध होगा, ब्लड सप्लाई कम होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन भी कमेगा, और जब ऑक्सीजन कमेगा तो उस जगह का जो सेल होगा, क्योंकि हमारा बॉडी पूरा सेल से बना है, सेल उस जगह का नष्ट होने लगेगा। ठीक है, और जब सेल नष्ट होने लगेगा तो वह जगह जो है क्या हो जाएगा, आपका काला पड़ने लगेगा। वो जगह पर जो है आपके परत जम जाएगा, उस जगह काम करना बंद कर देगा। ठीक है, यही होता है CVA के कंडीशन में। CVA में भी यही होता है कि वहाँ जैसे ही आपके ब्रेन में ऑक्सीजन कमेगा, ब्लड सर्कुलेशन कम होने से, तो आपके अचानक ऑक्सीजन भी रुकावट कम हो जाएगा, जिससे मस्तिष्क के ऊतक नष्ट होने लगते हैं या कोशिका एवं मस्तिष्क की समान कार्य क्षमता प्रभावित हो जाता है। यही होता है CVA। अब डिटेल से इसका लक्षण देखेंगे, कारण देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रोक यानी CVA में व्यक्ति को क्या क्या होता है। ठीक है, इधर इंग्लिश है, आप चाहें तो इंग्लिश भी इसको कर सकते हैं। आगे है, अब इसका कारण जानते हैं। ब्रेन में ब्लड का सप्लाई कम होने का क्या क्या कारण हो सकता है। पहला मेन कारण होता है उच्च रक्तचाप। किसी पेशेंट में अगर हाइपरटेंशन है, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला, तो उसके हो सकता है कि ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन कम जाए। उच्च रक्त वाहिनियों में थक्का बनना, जिसे थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कहते हैं। ठीक है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में होता ये है कि जैसे ये रक्त वाहिनी है, ठीक है, रक्त इसमें बहने वाला, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है इस वाहिनी के दीवार पर जो है कुछ चीज़ों का थक्का बन जाए। जैसे फैट वगैरह, ऑयली फूड ले रहे हैं तो उससे छनने के बाद जो ऑयल तेल वगैरह जो होगा वह इस पर अपना क्या करेगा, एक लेयर बना देगा, यह रुकावट पैदा करेगा ब्लड के आगे जाने में। ठीक है, तो यही होता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की रक्त वाहिनियों के दीवार पर कुछ वसा पदार्थ जम जाना। मस्तिष्क में गांठ होना, ब्रेन ट्यूमर। अब मान गया आपके ब्रेन में ट्यूमर हो गया, तो वह ट्यूमर क्या करेगा, रक्त वाहिनी पर दबाव डालेगा, जिससे ब्लड सप्लाई कम हो सकता है। मस्तिष्क में चोट लगना, आपके हेड इंजरी होगा, मस्तिष्क में एक्सीडेंट कर गए या किसी चीज़ से खतरनाक चोट लग गया, तो उस कंडीशन में भी जो है वहाँ का जो ब्लड बहने वाला जो नस है वह नस डैमेज होगा, फिर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज होना। इंट्राक्रेनियल हेमरेज कहने का मतलब है कि अंतःस्रावी रक्तस्राव, मतलब ब्रेन के अंदर ही रक्तस्राव होने लगना। इसीलिए लोग कहता है कि ब्रेन में चोट लगे तो फूटकर ब्रेन से बाहर ब्लड निकल जाए, वो सही है, लेकिन इंट्राक्रेनियल हेमरेज ना हो, मतलब ब्रेन के अंदर ही जो है रक्तस्राव ना हो, क्योंकि वह थक्का बना देगा और फिर जो है घातक होता है।
सेरेब्रल आर्टरी में ऐंठन। अब जो सेरेब्रल आर्टरी है जिससे ऑक्सीजन पहुंचता है ब्रेन को, उसमें ऐंठन होना, हार्मोनल गर्भ निरोधक का उपयोग करना, ये सब ठीक है। मोटापा, कोई व्यक्ति में मोटापा है तो वह मोटापा भी जो है कारण बनता है, क्योंकि हम जानते हैं मोटापा फैटी भोजन से होता है, फैट बढ़ने से होता है, और वह फैट जो है रक्त वाहिनियों के दीवार को क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। मधुमेह, शराब का सेवन करना, धूम्रपान करना, क्योंकि ये सब एक्स्ट्रा पदार्थ है, इसके सेवन करने से जो है व्यक्ति के ब्लड के द्वारा वह जो है जाता है और जहाँ भी उसको जगह मिलता है वहाँ पे जाकर बैठ जाता है रक्त वाहिनी में, और वही जो है रुकावट पैदा करता है, ठीक है। इसलिए शराब का सेवन, धूम्रपान ये सब नहीं करना चाहिए। अत्यधिक तैलीय भोजन का सेवन करने से भी आपको होता है। तो ये सब कारण है, मैंने कारण आपको बता दिया। हाइपरटेंशन, रक्त वाहिनियों में थक्का जमना, मस्तिष्क में ट्यूमर होना, मस्तिष्क में चोट लगना, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, समझ गए, सेरेब्रल आर्टरी में ऐंठन, हार्मोनल गर्भ निरोधक का उपयोग करना, मोटापा, मधुमेह, शराब का सेवन, धूम्रपान, अधिक तेलीय भोजन सेवन करना, यह सब आपके जो है क्या करेगा, नुकसान करता है। किसको, जो ब्लड सर्कुलेशन वाला जो नली है उसको नुकसान करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब लक्षण, मेन लक्षण आ गया कि सीवीए में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा सेरेब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट या इसी को स्ट्रोक में। सबसे पहला होता है लकवा, पैरालिसिस। अब जैसे ही किसी को ब्रेन में ऑक्सीजन कमेगा, ब्लड सप्लाई कमेगा, तो उसके जिस पार्ट में आपको प्रॉब्लम ब्रेन का रहेगा उसके अपोजिट साइड में अंग जो है, बॉडी जो है काम करना बंद करने लगेगा, जिसे लकवा कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ब्रेन से ही सब चीज़ कंट्रोल होता है, और अगर ब्रेन ही ऑक्सीजन ब्रेन को ही ना मिले, ब्रेन ही काम करना बंद कर दे, तो आपके लकवा लग सकता है। बोलने में कठिनाई, डिस्फेजिया, बोलने में भी कठिनाई होने लगता है, ठीक है। पलकों का गिरना, पिटोसिस, हेडेक होगा, चक्कर आएगा, यादाश्त कमजोर या समाप्त हो सकता है। इस कंडीशन में लड़खड़ा कर व्यक्ति चलने लगता है, क्योंकि कंट्रोल उसके बॉडी से हटने लगता है। एक वस्तु का दोहरा दिखाई देना, डिप्लोपिया, नंबनेस हो जाएगा, संवेदनहीनता, मतलब उससे आप सुई चुभो दीजिए या काटिए, उसको कुछ पता नहीं चलेगा, समझ गए। देखने में कठिनाई होगा, विजुअल इफेक्ट होगा, कमजोरी होने लगेगा, चेतना स्तर बाधित होने लगेगा, कुछ सोचने समझने का क्षमता खत्म होने लगेगा, चलने फिरने में असमर्थता होने लगेगा, जिसे मोटर डिस्फंक्शन कहते हैं, ठीक है, मूवमेंट में समस्या आएगा। तो ये सब कारण लक्षण जो है दिखते हैं सीवीए वाला में, और मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसका निदान क्या है, तो इसके निदान के लिए इतिवृत्ति लेना, शारीरिक परीक्षण करना, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, आँखों की जांच करना, क्योंकि इसमें आँख प्रभावित होता है, दोहरा दिखाई देता है, दृष्टि चला जाता है, समझ गए। CASF की जांच किया जाता है, खून की जांच की जाती है, एंजियोग्राफी किया जाता है। एंजियोग्राफी क्यों किया जाता है, कि जो ब्लड का नली है उस ब्लड के रक्त वाहिनी को देखा जाए कि कहीं पे कोई थ्रोम्बस तो नहीं जमा है जिसके कारण ब्लड आगे नहीं जा रहा है, तो इसके लिए एंजियोग्राफी किया जाता है। CT स्कैन करके देखा जाता है, MRI किया जाता है, और ब्रेन के लिए EEG स्पेशल होता है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, तो ये सब टेस्ट जो है करवाया जाता है। तो डायग्नोसिस में जितना हो सके लिख दीजिएगा तो बेहतर ही होगा, तो मैंने बता दिया। अब इसका जटिलता क्या होगा, अब माय डियर, कारण भी लकवा होगा और यहाँ भी लकवा होगा, साथ में अंधापन भी हो सकता है, कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस, और पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा। व्यक्ति जो पहले नॉर्मल था वह बिल्कुल मंद हो जाएगा, वह सोचने समझने कंट्रोल जो है व्यक्ति को खुद पर से हटने लगेगा, तो व्यक्तित्व जो है परिवर्तन हो जाएगा। ओके, आगे है लंबी बेहोशी में व्यक्ति रह सकता है और मृत्यु हो सकता है। तो CVA एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इससे व्यक्ति का जीवन प्रभावित हो जाता है, ठीक है। चिकित्सीय प्रबंध, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, तो कोई भी बीमारी हो उसको जो है संक्रमण से बचने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है, तो यहाँ भी दिया जाएगा। एंटीबायोटिक में एमोक्सिसिलिन, सेफेटाजाइम, ये दवा दिया जाता है। एंटीकोगुलेंट जैसे हेपरिन, वारफेरिन, ये भी दवाई दिया जाता है, जो क्या करता है, ब्लड को पतला करता है, और थोड़ा भी जगह मिलने पर, ब्लड पतला होगा तो थोड़ा भी जगह मिलेगा तो आसानी से आगे की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा, समझ गए। थोड़ा भी जगह कहने का मतलब है जैसे ये ब्लड का नली है, ठीक है, इधर कुछ जमा हुआ है, ठीक है, ब्लड पर,
इधर भी कुछ जमा हुआ है ब्लड पर, इधर भी कुछ जमा हुआ है ब्लड पर, समझ गए। या मान गए एक ही साइड ब्लड पर जो है इतना जमा हुआ है, ठीक है, इतना जमा हुआ है। अब ब्लड बहना है तो इधर होकर बहेगा, इतना ही जगह में बहेगा। तो मोटा नॉर्मल रहेगा तो कम बहेगा, और पतला ब्लड होगा तेज़ी से बहेगा आगे की तरफ, जल्दी जल्दी ज़्यादा ब्लड जाएगा। तो इसीलिए एंटीकोगुलेंट दवा देते हैं। ऑस्मेटिक डायूरेटिक देते हैं, ब्रेन में प्रेशर कम करने के लिए, दबाव कम करने के लिए मेनिनटोल दिया जाता है, जो मस्तिष्क पर से जो अत्यधिक जो दबाव है, प्रेशर है, उसको कम करे, और यह मेनिनटोल जो है व्यक्ति को रिलैक्स करता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक दिया जाता है, एंटीकोगुलेंट दिया जाता है, ऑस्मेटिक डायूरेटिक भी दिया जाता है, ठीक है। एंटीप्लेटलेट एग्रीगेशन एजेंट ए थ्रोम्बस फॉर्मेशन की जोखिम को कम करती है, जैसे टिक्लोपिडिन, एबेक्सिमेब और एस्पिरिन। देखिए एंटीप्लेटलेट मतलब जो रक्त के थक्का है, समझ गए, रक्त के थक्का है, रक्त के थक्का में जो थ्रोम्बस बनता है, जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है, जैसे ब्लड के थक्का बनने के लिए हम रोकने के लिए एस्पिरिन देते हैं, ठीक है। तो एंटीप्लेटलेट एजेंट होता है एस्पिरिन, यह जो है रक्त को थक्का बनने नहीं देता है, थ्रोम्बस के निर्माण नहीं होने देता है, क्योंकि आपको पता है कि थ्रोम्बस क्या होता है कि जैसे यहाँ पे है और कहीं से ब्लड का थक्का आकर यहाँ पे जम गया तो ये भी रुकावट पैदा करेगा। तो इसलिए यह थ्रोम्बस का निर्माण न हो उसके लिए टिक्लोपिडिन, एबेक्सिमेब और एस्पिरिन ये दवा दिया जाता है, ओके। बाकी मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक बात, बाकी मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपके सामने में है, देख सकते हैं कि इसमें होता यह है कि वैसोडिलेटर दवाइयाँ जो है दिया जाता है। वैसोडिलेटर दवाइयाँ क्या करता है, रक्त नली को फैलाता है, वाहिकाओं को फैलाता है, जैसे सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन, जैसे एल्टीप्लेज और रेटिप्लेज, यह थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होता है। थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन जो क्या करता है, आपको थ्रोम्बस को बनने से रोकता है, किसी भी तरह के रक्त नली में जमाव को रोकता है, ठीक है, एल्टीप्लेज और रेटिप्लेज, ओके। तो ये दवाइयाँ हैं। बाकी आप लोग को मैं बता दूं, आप लोग ये चीज़ सुने होइएगा कि स्ट्रोक में दवा काफ़ी यूज किया जाता है, सिटीकोलिन, ठीक है। सिटीकोलिन जो दवाई होता है आप लोग को पता होगा, काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके साथ में आता है पीरासेटाम, ठीक है, पीरासेटाम, ठीक है, पीरासेटाम आता है इसके साथ में। यह दोनों दवाई काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है इस कंडीशन में, स्ट्रोक या सीवीए के कंडीशन में, ठीक है, डॉक्टर सब बहुत यूज करते हैं। आगे है सर्जिकल मैनेजमेंट में। अब मान गए पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जीवन एकदम प्रभावित हो गया है, दवाई से काम नहीं चल रहा है, तो उसके लिए जो है इंडरेक्टोमी किया जाता है, एंडरेक्टोमी किया जाता है, और दूसरा है माइक्रोवैस्कुलर बाईपास किया जाता है, ठीक है। माइक्रोवैस्कुलर बाईपास किया जाता है और इंडरेक्टोमी किया जाता है। माइक्रोवैस्कुलर बाईपास कहने का मतलब है कि जहाँ भी थक्का जमा होगा, अगर ब्रेन के नली में, ब्रेन के ब्लड सप्लाई वाला नली में ही अगर कहीं पे रुकावट पैदा होगा तो उसको काट कर उसको बाईपास कर देगा दूसरे ओर से, ठीक है। तो यही माइक्रोवैस्कुलर बाईपास होता है और यह इंडरेक्टोमी होता है। ये दो सर्जरी की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि एंटीबायोटिक दिया जाएगा, एंटीकोगुलेंट दिया जाएगा, ऑस्मेटिक डायूरेटिक दिया जाएगा, एंटीप्लेटलेट दवाई दिया जाएगा, वैसोडिलेटर दवाई दिया जाता है, थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन दिया जाता है, और इन सभी मेडिसिन के साथ में दो सर्जरी भी होता है सर्जिकल मैनेजमेंट में, इंडरेक्टोमी और माइक्रोवैस्कुलर बाईपास, ओके। तो आपको याद होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे आता है प्रश्न, बहुत खूबसूरत है, हेपेटाइटिस क्या है, इसके कारण, लक्षण, निदान, जटिलता, उपचार एवं बचाव लिखिए। तो हेपेटाइटिस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो चलिए हेपेटाइटिस के बारे में हम भी देखते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस भी एक बहुत खतरनाक बीमारी है। यह लीवर के पर इन्फ्लामेशन होता है, यह लीवर को प्रभावित करता है, और हेपेटाइटिस अगर किसी को पॉजिटिव है मतलब वह एक संक्रामक रोग से ग्रसित है, ठीक है। और यह एक ऐसा रोग होता है जो व्यक्ति को हमेशा दवाई पर चलना पड़ता है, यह एक ऐसा लीवर का संक्रामक रोग होता है। हेपेटाइटिस आपके सेक्सुअल एसटीडी रोग होता है,
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर भी ये आता है। तो एक बात को ध्यान से रखिएगा कि अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो बहुत जो है मतलब सावधानी से, क्योंकि हेपेटाइटिस हो जाने के बाद ज़िंदगी भर लीवर का आपको मेंटेन करना पड़ेगा, लीवर का दवाई खाना पड़ेगा। लीवर का पर्दा हेपेटाइटिस कहलाता है। यह एक तीव्र संक्रामक रोग है। मैंने पहले बताया यह एक तीव्र खतरनाक संक्रामक रोग है। इंटेरोवायरस इसका रोग कारक है। इसका जो वायरस है वह इंटेरोकायरक रोग वायरस है। इसी के कारण होता है। यह ओरल फीकल मार्ग द्वारा फैलता है, मतलब यह मुंह और मल के रास्ते से फैलता है। यह मुख्यतः 5 प्रकार का होता है: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। मतलब ए से लेकर ई तक जो है इसका प्रकार होता है। मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, समझ गए। अब इसके कारण लक्षण देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि यह क्या कर सकता है यह रोग। ठीक है, तो कारण में आप लोग के सामने है। हेपेटाइटिस होने के कारण जो होता है इसका खुद का वायरस होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस होता है। उसके बाद हर्पीज वायरस होता है। उसके बाद लेप्टो वायरस होता है, साइटोमेगला वायरस होता है। तो यह सब वायरस के कारण आपके ये हो सकता है। ठीक है, फैलता किसके द्वारा है? मुंह के द्वारा या मल के द्वारा। ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस है, हर्पीज वायरस है, लेप्टो वायरस है, साइटोमेगला वायरस है। चारों वायरस के नाम याद रखिएगा। ओके, और सबसे पहले समझिए हेपेटाइटिस एक वायरस जनित संक्रामक रोग है। ओके, उसके बाद शराब पीना, बहुत ज़्यादा अगर कोई शराब पिएगा तो उस कंडीशन में भी उसको लीवर पर अटैक करेगा। एनाल्जेसिक का उपयोग करना, अगर कोई बहुत ज़्यादा दर्द का उपयोग करेगा, ओवर दवाई लेगा दर्द वाला, तो वह भी जो है अटैक करता है लीवर पर। उसके बाद है साइटोटॉक्सिक दवाइयाँ, कोई अगर साइटोटॉक्सिक दवाइयाँ ले रहा है तो वह भी उसको लीवर पर अटैक करेगा। थायराइड रोग की दवाइयाँ, थायराइड जो मेडिसिन लेता है उनको भी यह जो है अटैक कर सकता है। दूषित पानी, भोजन, दूध, और यही दूषित पानी, भोजन, दूध जो है आपके भोजन मुख और मल के रास्ते से फैला सकता है यह। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, समझ गए। तो ये सब कारण बनता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा दर्द के दवाइयाँ का उपयोग किया हो, साइटोटॉक्सिक दवाइयाँ ले रहा हो, थायराइड के मेडिसिन लंबे समय तक यूज करने से, लंबे समय तक ओवर शराब, एल्कोहल लेने से, ये सब कारण आपके हेपेटाइटिस रोग हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है दूषित पानी, दूषित भोजन, दूषित दूध लेने से भी हो सकता है। समझ गए, आगे चलिए। अब अगर किसी को हेपेटाइटिस होता है तो क्या लक्षण दिखेगा, एक बार देख लीजिए। लक्षण के तौर पर बुखार आएगा, उसमें हेडेक होगा, कमजोरी आएगा, भूख नहीं लगेगा, वजन घटेगा, जी मचलेगा, उल्टी होगा, मिट्टी जैसा मल होगा, गहरे रंग का मूत्र आएगा, मतलब पीला यूरिन होगा, येलो कलर का, जोड़ों में दर्द होगा, थकान होगा, प्रकाश से डर लगेगा, मतलब किसी रोशनी में जाने से डर लगेगा, यकृत का आकार बढ़ जाएगा जिसे हेपेटोमेगाली कहते हैं, जॉन्डिस भी आ सकता है इस समय, पेट में दर्द या करापन रहेगा, त्वचा पर लाल लाल चकत्ते निकलेंगे, इनडाइजेशन, अपच की समस्या बना रहेगा। समझ गए। तो मुख्य रूप से कहा जाए तो मुख्य रूप से अपच, ठीक है, त्वचा पर लाल लाल चकत्ते, पेट में दर्द या करापन, जॉन्डिस, हिपेटोमेगली। समझ गए, ये मुख्य लक्षण है, ये सब समझ गए, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे है क्ले कलर स्टूल, मिट्टी के जैसा मल होना, गहरे रंग का मूत्र आना, ठीक है, और जी मचलना, उल्टी उल्टी होना। समझ गए, ये 3 और नीचे 4-5 जो मैं बताए हैं वो मुख्य लक्षण है। बाकी भूख ना लगना, वजन घटना, थकान होना, जोड़ों में दर्द, ये सब तो सहायक लक्षण में है जो कि दिखेगा ही ऐसे कंडीशन में। ओके, अब इसके निदान की बात किया जाए तो इसका भी निदान बहुत होता है, टेस्ट बहुत सारा है, डायग्नोसिस। सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग किसी भी पेशेंट का लेते हैं, उसके बाद उसका शारीरिक फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और अगर आपको पता करना हो कि कोई हेपेटाइटिस पॉजिटिव है तो उसके लिए वायरल मार्कर टेस्ट कराते हैं। ठीक है, वायरल मार्कर टेस्ट में HIV टेस्ट होता है, HCV टेस्ट होता है, ठीक है, ये टेस्ट जो है आपको, और HBsAg टेस्ट होता है। ठीक है, HBsAg टेस्ट होता है, जो आपके वायरल मार्क में यह तीनों टेस्ट कराया जाता है, और तीनों में से अगर आपको तीनों के तीनों पॉजिटिव है, समझिए आपको एकदम 100% हेपेटाइटिस है।
लीवर बायोप्सी कराया जाता है, यूएसजी अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, पेट का प्रॉब्लम है, खून की जांचें कराया जाता है। खून की जांच में जो है एल्काइल फॉस्फेट का स्तर देखा जाता है कि बढ़ा हुआ तो नहीं है, सीरम बिलिरुबिन भी बढ़ा हुआ रहेगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम पीटी टाइम भी बढ़ा रहता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या, एसजीपीटी एसजीओटी लेवल भी चेक किया जाता है। ठीक है, तो देखिए एसजीपीटी एसजीओटी जो है ऐसा नहीं है कि यह बढ़ जाएगा तो हेपेटाइटिस हो जाएगा, लेकिन ये भी बढ़ा रहेगा। जब हेपेटाइटिस में इन सब चीज़ों का लक्षण दिखेगा तो यह भी बढ़ा रहेगा, समझ गए, एसजीपीटी में, क्योंकि लीवर पर अटैक रहता है, ये लीवर काम करना बंद करता है। जटिलता की बात करेगा तो लीवर आपका बिल्कुल बेजान निर्जीव तरह हो जाएगा, लीवर सिरोसिस जिसे कहते हैं। क्रॉनिक लीवर डिजीज, आपको यह जटिलता होगा कि आपको यह बीमारी हेपेटाइटिस होने के बाद लंबे समय तक यह बीमारी रहेगा, समझ गए। यकृत कैंसर हो सकता है नहीं दिखाने से, और लास्ट में डेथ भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है, अगर आपको लगे लक्षण में इन सभी लक्षणों को तो आप जरूर जो है जाकर दिखाएं। ठीक है, यकृत नष्ट हो जाएगा, नेक्रोसिस ऑफ लीवर। ओके उपचार की बात करता है यहाँ पे, तो उपचार में इसके लिए जो है बहुत सारा वैक्सीन भी आता है हेपेटाइटिस के लिए। तो एक होता है पेजिन टर्फेरॉन 2A और 2B हेपेटाइटिस सी के लिए। हेपेटाइटिस सी के लिए पेजी टर्फेरॉन 2A 2B बहुत आसान है। पेजिन टर्फेरॉन याद रखिएगा, पेजिन टर्फेरॉन। कोई भी पूछ देगा कि हेपेटाइटिस सी के लिए, चूँकि हेपेटाइटिस सी सबसे कॉमन होता है, ठीक है, ज़्यादातर होता है लोगों में, तो पेजिन टर्फेरॉन 2A 2B हेपेटाइटिस सी के लिए दिया जाता है। ठीक है, और एडिफोविर डिपोवॉक्सिट हेपेटाइटिस बी के लिए दिया जाता है। तो इसके उपचार में ही है, सी के लिए पेजिटरफेरॉन और विटामिन बी के लिए एडिफोविर डिपोवॉक्सिट हेपेटाइटिस बी के लिए। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, पूछ देगा कि हेपेटाइटिस बी के लिए क्या, तो एडिफोविर डिपोवॉक्सिट, और हेपेटाइटिस सी के लिए पेजिटरफेरॉन। ओके, आगे अब हम लोग इसके रोकथाम और देखभाल, प्रिवेंशन एंड केयर। अब एक हेपेटाइटिस वाले पेशेंट जो पॉजिटिव है हेपेटाइटिस का, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका रोकथाम और देखभाल, क्योंकि यह एक संक्रामक रोग है। इसके आसपास संपर्क में जो भी व्यक्ति रहेगा उसको भी अटैक करने का संभावना रहेगा, तो इसके रोकथाम और देखभाल बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस के प्रति टीकाकरण किया जाता है। रोकथाम में, प्रिवेंशन में सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके प्रति टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस ए वायरस के संपर्क में आए तो उसे इम्यूनोग्लोबिन 2 सप्ताह के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति को हेपेटाइटिस ए के संपर्क में आए, उसे डिटेक्ट हो जाए कि हेपेटाइटिस ए है, तो उसको 2 सप्ताह के अंदर में इम्यूनोग्लोबिन देना चाहिए, समझ गए, एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए। तीसरा है, हेपेटाइटिस वाले रोगियों को उपयोग में लाए गए उपकरण को हाइपोक्लोराइट 1% में डुबोकर रखना चाहिए एवं अलग से नष्ट करना चाहिए। और हेपेटाइटिस इतना खतरनाक रोग है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस होता है और वह अपना ट्रीटमेंट कराने किसी अस्पताल में जाता है, और उसके ट्रीटमेंट में जो भी उपकरण इस्तेमाल में किए जाते हैं उसको हाइपोक्लोराइट 1% सॉल्यूशन में डुबो कर रखा जाता है, ताकि यह जो है विसंक्रमण हो सके। और अगर वह उपकरण यूज वाला नहीं है तो उसको नष्ट कर दिया जाता है, समझ गए, क्योंकि उससे अगर दूसरा पेशेंट को अगर टच कर गया तो फिर दूसरे को भी हो जाएगा। रोगी को उपचार करने से पूर्व दस्ताने अवश्य पहने, मास्क अवश्य पहने, कोई हेपेटाइटिस वाला पेशेंट आपके सामने आता है तो। ठीक है, रोगी के उपयोग में लाए गए रेक्टल थर्मामीटर को डिस्केयर कर देना चाहिए। अब देखिए, यह एक इतना खतरनाक रोग होता है कि अगर आपके कोई हेपेटाइटिस वाला पेशेंट है, उसके टेम्परेचर लेने के लिए हम रेक्टल थर्मामीटर का उपयोग किए हैं, तो उसको हम जांचने के बाद, टेम्परेचर लेने के बाद उसको तोड़ देंगे, डिस्केयर कर देते हैं। ठीक है, फिर यूज नहीं करते हैं किसी के लिए। आगे है, रोगी के ऊपर उपयोग में लाए गए सभी उपकरण, नीडल आदि को प्रॉपर डिस्केयर करना चाहिए। रोगी के ऊपर कोई इंजेक्शन वगैरह लगा है, नीडल वगैरह कुछ भी ऐसा चीज़ें उपयोग किया गया है, उसको प्रॉपर डिस्केयर्ड कर देंगे, उसको दोबारा ऐसा कर देंगे कि दोबारा उसका उपयोग ही न किया जाए। ठीक है,
हेपेटाइटिस बी के लिए इम्यूनाइजेशन किया जाना चाहिए। इनर्जिक्स बी, रिकॉम्बीवैक्स एचबी का उपयोग किया जाता है। हेपेटाइटिस बी के लिए इम्यूनाइजेशन होता है, उसके लिए एनजिरिक्स बी और रिकॉम्बीवैक्स एचबी का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। आठवां है ब्लड डोनर की स्क्रीनिंग की जानी चाहिए कि जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसको तो हेपेटाइटिस तो नहीं है। इसके लिए गर्भवती महिला का वायरल मार्कर चेक किया जाता है। इसी चीज़ को पता करने के लिए यौन संबंध बनाते समय निरोध का प्रयोग करने की सलाह देनी चाहिए, क्योंकि हेपेटाइटिस एक सेक्सुअल डिजीज भी है। समझ गए। आगे है संवेदनशील व्यक्तियों का पता लगाकर इम्यूनाइजेशन करना चाहिए एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अब जो लगे कि हेपेटाइटिस के रोगी हो सकता है, इसमें लक्षण है, तो उसे इम्यूनाइजेशन करना चाहिए एवं उसे स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए। उसके बाद है अवरोधक नर्सिंग, बैरियर नर्सिंग का उपयोग करना चाहिए। बैरियर नर्सिंग क्या करता है कि फैलने से रोकता है संक्रमण को। रोगी को आइसोलेट रखना चाहिए, समझ गए ना, पृथकीकरण करके रखना चाहिए, क्योंकि यह एक संक्रामक रोग है। रोगी को व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और रोगी को उचित मानसिक सलाह सपोर्ट देना चाहिए, ताकि मरीज जो है इस बीमारी को लेकर ज़्यादा घबराए नहीं। ठीक है, तो यह हो गया अपना जो है 14 पॉइंट देखभाल या रोकथाम, मैंने बता दिया। अब आपको इसको कंप्लीट में एग्ज़ाम में पूछे तो आपको लिखना है। ठीक है, इधर इंग्लिश भी दिया गया है, आप चाहें तो इसका इंग्लिश का स्क्रीनशॉट भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग बताइए कि कैसा लगा यह वीडियो, और अच्छा लगा तो कमेंट लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।